जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुँच जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 29 सितंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं, उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों का जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने यू राइज नाम का एक एकीकृत पोर्टल शुभारंभ किया है इसका। तो देखिए, जो का ये यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल है, इसको स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 26 सितंबर। और तीसरा था कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 26 सितंबर। और चौथा था कि वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, भारत जो है वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में 89वें पोजीशन पर है। और इस सूचकांक के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, पांचवा था कि UNIATF पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो देखिए, इसको जीता है केरल राज्य ने। और ये पुरस्कार भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में मैंने आपको परसों बताया था, परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज का जो पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो फार्मूला वन रेस है, इसको किसने जीता है। तो देखिए, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को जीता है वाल्टेरी बोट्टास ने। देखिए, जो आपके वाल्टेरी बोट्टास हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और फिनलैंड के निवासी हैं। और जो आपके वाल्टेरी बोट्टास हैं, ये 2020 का यानी कि इस सीजन का ये जो है इनका दूसरा जीत है, ठीक है, यानी कि दूसरा फार्मूला वन रेस है ये जो आपका रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है। और देखिए, जो आपका ये रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 था, तो इसमें जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन है जो कि नीदरलैंड के निवासी हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये जो है दूसरे स्थान पर हैं। और इनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन जो है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं, ये पेनाल्टी कारण तीसरे स्थान पर हैं। ये पहले स्थान पर आ सकते थे लुइस हैमिल्टन, लेकिन पेनाल्टी में ये जो है आउट हो गए, ठीक है, और तीसरे स्थान पर पहुंच गए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस का विजेता कौन है, तो ये हैं फिनलैंड के मर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोट्टास। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हृदय दिवस को हम 29 सितंबर को मनाते हैं। देखिए, कई लोगों ने कहा था कि सर आपने 28 बता दी। देखिए, हो सकता है वो गलती से हो गया हो, लेकिन 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। और आपको बता दूं, 2020 के लिए जो आपका ये विश्व हृदय दिवस है, इसकी थीम रखी गई है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो डेट और थीम दोनों याद रखिएगा कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाता है। और 2020 के लिए थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, जो का विश्व पर्यटन दिवस है यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे है, इसको हम 27 सितंबर को मनाते हैं। और इसके लिए 2020 की थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास। और इससे संबंधित संस्था कौन सा है। देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका है स्पेन के मैड्रिड में। और जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, तो देखिए इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जूरब पोलोली कासविली। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, जूरब पोलोली कासविली। और देखिए, जब आपका ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1974 में की गई थी। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में। लेकिन दो सबसे चीज़ें खास चीज़ें याद रखनी है कि जो आपका विश्व पर्यटन दिवस है यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये 27 सितंबर को मनाता है और इसकी थीम क्या है, पर्यटन और ग्रामीण विकास। चौथा प्रश्न है कि विश्व मूक बधिर दिवस यानी कि वर्ल्ड डीफ डम डे किस दिन मनाता है। तो देखिए, आपका विश्व मूक बधिर दिवस है, ये 26 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और जो आपका ये विश्व मूक बधिर दिवस है, तो देखिए आपको बता दूं, इससे संबंधित एक संस्था है विश्व बधिर संघ, ठीक है, इसने वर्ष 1958 से विश्व मूक बधिर दिवस को मनाने की शुरुआत की थी, ठीक है। तो 1998 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा विश्व मूक बधिर दिवस के बारे में।
और पांचवा प्रश्न है कि द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जाइमेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा उत्तरी अरब सागर। उत्तरी अरब सागर में हाल ही में भारत और जापान के बीच में जो है एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जाइमेक्स किया गया और ये इसका चौथा संस्करण था, ठीक है। और ये 26 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 28 सितंबर तक चला था। और इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कौन कौन से युद्धपोतों ने भाग लिया। देखिए इनके नाम है चेन्नई, तेग, तरकस और टैंकर दीपक, ठीक है। तो इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। और इस नौसैनिक अभ्यास में जो है जापान की तरफ से जापानी युद्धपोत कागा और ईका जूची ने भाग लिया था। छठा प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन्हें चुना गया है। देखिए जिनका कोई भी एग्जाम लगा हुआ है वो इस प्रश्न को अलग से नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है तो इसके वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को और महिला मिडफील्डर संजू को, ठीक है। देखिए आपके गुरप्रीत सिंह संधू हैं, ये एक पुरुष हैं और जो आपकी मिडफील्डर संजू हैं ये एक महिला है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए भारतीय पुरुष टीम के जो गोलकीपर हैं गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम की जो मिडफील्डर हैं संजू, ठीक है। तो इन दोनों को 2019-20 सत्र के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। और इसके साथ ही रतन बाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किन दो लोगों को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है तो इनके नाम है रतन बाला देवी और अनिरुद्ध थापा, ठीक है। इन दोनों को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है गुरप्रीत सिंह संधू को और संजू को। और देखिए जो आपका ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल और स्थापना इसकी 23 जून 1937 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली द्वारका में स्थित है। देखिए दिल्ली में एक प्लेस है द्वारका, वहीं पे स्थित है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि जो आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ठीक है। तो ये किससे संबंध है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन से। और सातवां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश के लिए विश्व बैंक ने सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन की जो है ऋण यानी कि लोन को मंजूरी दी है। और देखिए जो आपका ये 200 मिलियन का लोन होगा इसका उपयोग बांग्लादेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो वहाँ पे कार्य के लिए दिया गया है बांग्लादेश को। और जो आपका बांग्लादेश है तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, कैपिटल बांग्लादेश की ढाका है और पॉपुलेशन है 16.14 करोड़ और यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। तो बांग्लादेश के बारे में ये सारी चीज़ याद रखिएगा। देखिए बांग्लादेश जो है आपका तीन तरीके तरफ से जो है यानी कि उत्तर से, पूरब से और पश्चिम से भारत से अपनी सीमाएं बनाता है। आठवां प्रश्न की हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए आकाश वाले मोस्टली आईआईटी और पीएमटी की तैयारी कराते हैं। तो इसने भी हाल ही में इस कंपनी का पूरा नाम है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो अभी हाल ही में इस कंपनी ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड जो है इसने एक विज्ञप्ति में ये बताया है कि युवराज सिंह अब जो है आकाश कंपनी और इसके विभिन्न ब्रांडों के प्रचार प्रसार में सहायता करेंगे। और इसके अंतर्गत आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश आईआईटी जेईई, आकाश डिजिटल तथा मेरिट नेशन जो है ये शामिल है। नवा प्रश्न है कि अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर बैन करने का आदेश पर रोक लगा दिया है। देखिए हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। लेकिन अभी एक संघीय अदालत ने अमेरिका कहा कि नहीं टिकटॉक को बैन नहीं कर सकते। देखिए ट्रंप ने जो है हाल ही में टिकटॉक को जो है सुरक्षा के लिहाज से प्ले स्टोर पर बैन करवा दिया था। और इसमें ट्रंप प्रशासन की ओर से ये कहा गया था कि 27 सितंबर 2020 के बाद जो आपका एप्पल है और गूगल प्ले स्टोर है तो यहाँ से अब जो है अमेरिका में टिकटॉक डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने इस फैसले को पलट दिया, ठीक है, जिसने कहा ये बैन नहीं लग सकता है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए जो आपकी नीतू डेविड हैं, ठीक है, जो कि भारत की पूर्व क्रिकेटर रह चुकी हैं नीतू डेविड।
तो इनको अभी हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया है और ये इस पद पर हेमलता काला का स्थान लेंगी। देखिए जबकि नीतू डेविड है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका 20,000 करोड़ रुपए है। देखिए मामला है 2007 का, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उसको यूपीए 2 सरकार भी कहा जाता है क्योंकि दूसरा कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का। और यूपीए 2 की सरकार ने जो है, देखिए उस समय क्या हुआ था, एक कंपनी थी वोडाफोन और एक कंपनी था हच। तो वोडाफोन कंपनी जब भारत में आई 2007 में तो उसने हच कंपनी को जो है खरीद लिया था। देखिए आपने हच का छोटा रिचार्ज वाला जो है वो प्रचार देखा था, कुत्ते वाला जो इरफान खान किया करते थे। तो हच कंपनी बाद में बिक गई, उसको खरीद लिया वोडाफोन ने। और इस सौदे पर देखिए उस समय ये सौदा जब हुआ था, ठीक है, तो उस पर यूपीए 2 सरकार ने यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का टैक्स देनदारी निकाला था कि भैया अब तुम हमको इतना टैक्स दोगे 11,000 करोड़। तो जो आपकी ये कंपनी है, ठीक है, वोडाफोन, इसने ये टैक्स उस समय पे नहीं किया। बाद में इस पर ब्याज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और ये बढ़कर कितना हो गया 20,000 करोड़ रुपए वर्तमान में। तो सरकारें भी बदलती गई। अब इस समय नरेंद्र मोदी जी की दूसरे कार्यकाल की सरकार चल रही है तो सरकारें भी बदल गई। और अब क्या हुआ कि ये मामला कोर्ट में कई दिनों से चला था कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे क्योंकि हम विदेशी कंपनी है, वोडाफोन ने ये कहा था। तो अपने आदेश में अभी तो देखिए जब ये इस मामले को लेकर कहा कि मतलब हम टैक्स नहीं देंगे, फिर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गई और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एक आदेश आया। उस आदेश में ट्रिब्यूनल ये कहा कि भारत सरकार अब वोडाफोन से टैक्स की रकम नहीं लेगी, ठीक है। और इसके अलावा भारत सरकार को वोडाफोन को 54.7 लाख डॉलर यानी कि लगभग 40 करोड़ रुपए का लीगल खर्च के तौर पर जो चुकाने के लिए भी आदेश दिया। तो देखिए अब क्या होता है। और ये 20,000 करोड़ रुपए तो वोडाफोन के माफ हो गए। वैसे देखिए अगर विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं तो उनको टैक्स देना चाहिए क्योंकि जब भारतीय कंपनियां, भारत के छोटे छोटे दुकानदार टैक्स दे सकते हैं, जीएसटी दे सकते हैं, तो ये विदेशी कंपनियां इतने बड़े अमाउंट का घपला घोटाला कैसे कर सकती हैं। तो मनमोहन सिंह जी का वो निर्णय काफ़ी अच्छा था कि भाई तुम इंडिया में कमा रहे हो तो टैक्स पे करो, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तुम पैसे कमा रहे हो, हमें टैक्स नहीं दोगे, लाभांश नहीं दोगे, तो अपने इंडिया में डेवलपमेंट का काम कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जहां तक हो सके आप स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भारत की जो विश्वसनीय कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि सूचना दिवस किस तिथि को मनाता है। देखिए ये दिवस दो नाम से जाना है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है और सूचना दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो सूचना दिवस को हम मनाते हैं 28 सितंबर को। देखिए 2020 के लिए सूचना दिवस की थीम है सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना और आशा लाना, यानी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ, बिल्डिंग ट्रस्ट और ब्रिंगिंग होप। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, देखिए कल रेलवे का प्रैक्टिस सेट 19 लोड हो गया है और ये कंटिन्यू रहेगा। बीच में मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए थे जनगणना वगैरह के, क्योंकि जनगणना के आंकड़े भी एग्जाम में पूछे थे और जीव विज्ञान के 2 वीडियो अपलोड किए थे। तो टेस्ट सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा और उसको जरूर दीजिए। देखिए जो आपका पहला प्रश्न आपका है आज के लिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का यह है कि विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। दूसरा है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित किया, उत्तर बताइए। चौथा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम योजना के तहत कितने इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की मंजूरी दी है, उत्तर बताइए। और फेम योजना क्या है मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। पांचवा था कि किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।